हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के कुछ केसेस चल रहे हैं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, तो फिर आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों, दो तरह के यहाँ पे ऑडियंस होती है। पहली ऑडियंस वो है जिनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, कुछ साल हो चुके हैं, और कुछ ऑडियंस वो है जिनके केसेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं या फिर स्टार्ट होने को हैं। देखिए, इनिशियल लेवल पे अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, बट अगर चीज़ें वर्स्ट हो जाएं तो वहाँ पर आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपका हैरेसमेंट ज़्यादा होता है। तो हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इनिशियल लेवल पर ही हम चीज़ों को सही तरीके से करें। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले जब भी आपका कोई डिस्प्यूट होता है, आपको ऐसा लगता है कि अब सामने वाला आपके ऊपर कोई केस डालने वाला है, तो हम इसको भी फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि वो केसेज कैसे आपके ऊपर फाइल हो सकते हैं। पहली चीज़, या तो जो सामने वाली पार्टी है वो पुलिस को अप्रोच करेगी या फिर सामने वाली पार्टी डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच करेगी। अब दोनों ही चीज़ों में समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, यदि वो पुलिस को अप्रोच करती है और मैट्रिमोनियल केस है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती जनरली। आपका जो केस है वो वुमेन सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी डायरेक्टली वुमेन सेल को ही कॉन्टैक्ट करे। तो दोस्तों, ऐसे केस में आपको वुमेन सेल से कॉल आता है, कई बार रिटर्न नोटिस भी आ जाता है, लेकिन जनरली अधिकतर जगहों पर आपको कॉल किया जाता है कि भाई आपकी ऐसी ऐसी कंप्लेंट आ रखी है और इस तारीख को आप यहाँ पर आ जाओ, आपकी फ़ाइल काउंसलिंग के लिए लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाली पार्टी होती है वो पुलिस को अप्रोच ना करके डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच करती है। अगर वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच करती है तो वो क्या कर सकती है, वो या तो आप पे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए केस डाल सकती है अपने और बच्चों की तरफ से, या फिर आपके ऊपर डीवी का केस किया जा सकता है, और डीवी के केस में आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम किया जा सकता है, स्त्री धन भी क्लेम किया जा सकता है, कंपनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, रेसिडेंशियल राइट भी क्लेम किया जा सकते हैं, जो कि जनरली आप सभी के साथ हो रहा है। अगर आप अपनी डीवी की पिटीशन पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट ये सारी ही चीज़ें आपसे क्लेम की गई होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोर्ट से डीवी या 125 सीआरपीसी का नोटिस आता है तो हमारा काम कैसा होना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए उस पर। मीन्स, अगर पुलिस ने हमको बुलाया तो हम क्या करें, और अगर हमें कोर्ट से नोटिस आया तो हम क्या करें। अगर देखिए, पुलिस ने आपको बुलाया है तो फिर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पुलिस में जाएं तो आपको टू द पॉइंट बात करनी है, बिना मतलब की इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जितना कम आप बोलेंगे उतना आपके फेवर में रहेगा, जितना शांत आप रहेंगे उतना आपके फेवर में रहेगा। ज़्यादा बोलने के चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप हमेशा ये समझिएगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम बोलना है, कम से कम टू द पॉइंट आपको अपनी बात को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए वो सारे के सारे झूठे हैं, तो आपको पुलिस को बस 2 लाइन कहनी है कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, और फ्यूचर में भी मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, जिस भी बात के लिए आप तैयार हो। अगर रखने को तैयार हो तो आपको बोलना है रखने को तैयार हूँ, यदि नहीं रखने को तैयार हो तो आपको बताना है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं अब इसको साथ में नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जनरली आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे जा करके झूठ बोल देते हो, और नहीं भी रखना चाहते हो तो बोल देते हो मैं रखना चाहता हूँ। ऐसे में अगर सामने वाली पार्टी थोड़ी समझदार है तो वो क्या कहेगी कि ठीक है, रखना चाहता है तो रखो। उस केस में फिर एक कच्चा एग्रीमेंट करा करके वो लोग एक समझौता नामा सा करा के आपके साथ उनको भेज देंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में आप दोनों के बीच में ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि अगली बार आपको इससे ज़्यादा तकलीफ मिले। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर स्थिति यहाँ पहुँच चुकी है कि आप अब साथ में नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि आप वहाँ पर सच बात ही बताएं, सही बात ही बताएं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, आखिर में आपकी एफआईआर दर्ज होती है, और अगर आप नहीं ले जाओगे तो एफआईआर दर्ज होगी, और अगर आप ले जाना भी चाहो, लड़की ना जाना चाहे, तब भी एफआईआर दर्ज होगी। यानी कुल मिला के बात वही हो गई कि अगेंस्ट आपके ही जाएगा। कभी ऐसा तो होता नहीं है कि वुमेन ने कंप्लेंट करी है और वुमेन पर केस दर्ज हो। भाई, जो एलिगेशन लगाए तो आपके खिलाफ लगाए हैं। अगर आप ले जाने को तैयार हो, लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो कानूनी कार्रवाई चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी। अगर आप कहते हो कि मैं ले जाना ही नहीं चाहता, तो भी अल्टीमेटली क्या होगा, आप ही के ऊपर एफआईआर होगी। तो सीधा सा अपने मेंटल स्टेट को ये कर लीजिए कि अगर वुमेन सेल में आपके खिलाफ कंप्लेंट है तो इसका मतलब आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी है। अब मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि मुझे इस एफआईआर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। पहली चीज़ यहाँ पे ख़त्म। आपको वुमेन सेल में क्या करना है, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सामने वाली पार्टी अग्रेसिव भी होगी, हो सकता है वो आपको प्रोवोक भी करें कुछ चीज़ों को बोलने के लिए, बट आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। किसी भी प्रकार का गलत रिएक्शन आपको नहीं देना है। इट इज़ बेटर टू लिसन, आपको सुनना है
कि वो क्या कह रहे हैं, बस रिएक्ट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही उससे आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। शांत रहने से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं इमेज आपकी अच्छी बनती है वुमेन सेल की नज़र में। तो कुछ ना कुछ कहें आप 1% ही सही पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। बट अगर आप भी एग्रेसिव हो जाते हैं या आप भी 10 चीज़ें और बढ़ा के बोल देते हैं तो हमेशा चीज़ें नेगेटिव आपके फेवर में होंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको वुमेन सेल में ध्यान रखने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वुमेन सेल से बाहर आपको पकड़ लिया जाता है कि भाई ठीक है, वुमेन सेल के अंदर तो जो हुआ हुआ, लेकिन कोर्ट के बाहर, पुलिस से बाहर भी बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं और उनकी तरफ से मान लेते हैं लोग भी ज़्यादा हैं और आपकी तरफ से 1-2 लोग ही हैं, तो बलपूर्वक आपको प्रताड़ित किया जाता है या कई बार मारने पीटने की कोशिश की जाती है या कई बार मारपीट दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है गलत तरीके से, इलीगल मैनर में, एक थप्पड़ भी आपको मार दिया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत तभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना चाहिए। अगर आपके साथ मारपीट होती है तो आप मेडिकल करा लें अपना, और मेडिकल करा करके थाने में एक एप्लीकेशन जरूर रिसीव करवा लें, ताकि कल को अगर पुलिस उस पर कार्रवाई ना भी करे तो आपके पास एक ग्राउंड हो कि आपके साथ ऐसा किया गया था और आप डायरेक्टली कोर्ट में एक परिवाद कम से कम दर्ज करा सकें। केस तो केस होता है, परिवाद भी दर्ज हो जाए तो प्रेशर तो होता ही है। तो डरने से बेहतर है आप चीज़ों को समझिए और समझ करके सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। बाद में जब एफआईआर डील हो जाती है फिर उस एफआईआर पर हमारा सही एक्शन क्या होना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि एफआईआर का कंटेंट क्या है। अभी तो हमें कंटेंट नहीं पता, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं। कई बार कुछ मामलों में ऐसा होता है कि एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहिए, कुछ मामलों में ऐसा होता है नहीं जाना चाहिए, कुछ मामलों में होता है ज़रूरत ही नहीं, कुछ मामलों में ऐसा होता है डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए स्टे के लिए, कुछ मामलों में कुछ और होता है। तो कहने का मतलब है मामले की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो जब तक आपकी एफआईआर को किसी प्रोफेशनल बंदे के द्वारा एनालाइज ना कर लिया जाए तब तक नहीं कहा जा सकता। तो अभी आपका ऐसा नहीं मानना है कि एफआईआर हो गई तो फटाफट एकदम से बेल में चले जाओ, इसका भी आपको नुकसान हो सकता है। कई बार ज़रूरत ही नहीं होती, आप अननेसेसरी चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। पहले समझना है चीज़ों को, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, एंड देन उसके बाद आपको वो ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो ये तो बात हो गई अगर वो पुलिस में जाती है, वुमेन सेल में जाती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस केस में। लेकिन अगर वो पुलिस में अप्रोच ना करके कोर्ट में अप्रोच करती है और वहाँ से आपके पास कोई नोटिस आता है, तो ऐसे में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि एकदम से आप उसका रिप्लाई बना के फाइल कर दें। ऐसे में भी आपको सोचना है कि क्या आप, हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि ये जो केस आया है डिसमिस हो सकता है। यानी पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए वो केस डिसमिस हो जाए। अगर वो डिसमिस नहीं होता है देन फिर सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम उसके रिप्लाई के बारे में सोचें। बट जनरली क्या होता है, जैसे हमारे पास आता है हम कोशिश करते हैं कि हम किसी लॉयर को हायर करें और उसका रिप्लाई बना के फाइल कर दें, जो कि एक सही स्ट्रेटेजी कभी नहीं कही जा सकती। पहले सोचना है अगर डीवी की पिटीशन है तो क्या किसी बेस पे वो खारिज हो सकती है, क्या वो टाइम बार्ड तो नहीं है। हो सकता है कई बार टाइम बार्ड होती है और कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो एलिगेशंस होते हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत ही सॉलिड प्रूफ होते हैं। लाइक जिस डेट का इंसिडेंट है उस डेट पे आपका रिकॉर्ड कहीं और है, आपके पास किसी होटल का चेक इन है, चेक इन का रिकॉर्ड है, चेकआउट का रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल क्लियर है आप वहाँ थे ही नहीं, तो इंसिडेंट कैसे हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई सॉलिड प्रूफ है तो वो डिसमिस हो सकती है। तो आपको चैलेंज करना चाहिए उसको, स्टार्टिंग में ही डिस्चार्ज में जाना चाहिए। इसी तरह से 125 में भी कई बार जो एलिगेशंस होते हैं, चीज़ें होती हैं या आपकी नौकरी के बारे में गलत बताया गया, आपके पास उसके खिलाफ बिल्कुल एग्जैक्ट है कि ये जो बोला है इसने पिटीशन में झूठ बोला है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पिटीशन को डिसमिस करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसका रिप्लाई देने के लिए। वो तो आखिरी ऑप्शन है ही कि अगर डिसमिस नहीं होगी देन हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमको रिप्लाई ही करना है, तो वो तो हमेशा जीवित है ना ऑप्शन। तो जल्दबाजी किस बात की। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए कि जो भी पिटीशंस हमारी हैं उनको हम पहले डिसमिस कराने की कोशिश करें, नहीं होती तो फिर फाइट करेंगे। तो इस तरह से आपको चलना है। अगर वुमेन सेल से आपको कॉल आता है, पुलिस से आपको कॉल आता है, या फिर आपको कोर्ट से कोई नोटिस रिसीव होता है, छोटी बातें पर मोटी बातें हैं जो कि आपके अननेसेसरी हैरेसमेंट को कहीं ना कहीं बचा सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।